नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हमारा इस अध्याय 8 का है लेक्चर नंबर 5। अध्याय 8 है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है बच्चों पर्यावरण आंदोलन। हमारा क्या टॉपिक है? पर्यावरण आंदोलन। एक आंदोलन या अनेक आंदोलन, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण आंदोलन क्या है, कहां से ये पर्यावरण आंदोलन उठे, उनकी चर्चा करेंगे। परंतु आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट उठे उसको सॉल्व करने के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है। आपका फास्टेस्ट रिवीजन करवाने के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला कोर्सेज ये है। आपको बार बार में वीडियो को रोक रोक कर करके लिखना ना पड़े, इसलिए आपको वीडियो की पीडीएफ मिलने वाला कोर्स ये है। आपको बोर्ड में 100 में से 100 दिलाने के लिए मॉडल पेपर की तैयारी कराने वाला कोर्स ये है। आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला कोर्स ये है। तो बच्चों, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कोर्सेज हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का और कक्षा 12 भूगोल का। इनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, वीडियो की पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर जैसी अनेकों सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। और वह सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में होंगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी फीस में जो आप 4-5 दिन में, 2-3 दिन में खा पी कर करके खर्च कर देते हो। तो कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स से बिल्कुल भी ना चुके। 100% हमें ये कोर्स लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, चाहे वह राजनीति विज्ञान में हो, चाहे वह अर्थशास्त्र में हो और चाहे भूगोल में हो। जिस बच्चे के पास इनमें से तीनों में से एक सब्जेक्ट है वो एक का भी ले सकता है, जिसके पास 2 है वो 2 का भी ले सकता है, और जिसके पास तीनों है वो तीनों के भी ले सकता है। और लेने के लिए क्या करना होगा कि आपको इन 2 नंबरों पर से किसी पर भी एक पर कॉल कर करके टीम को कहना है कि सर मैम, मेरा इस सब्जेक्ट का ये वाला कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और आपको डाउनलोड करनी है आपकी अपनी लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिला रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को, पर्यावरण आंदोलन एक और अनेक। देखिए, हम यहां पर 2 बातों को समझना है। पहले एक बार आप पर्यावरण आंदोलन को हटाइए। हम लोग यहां पर ये बात समझ चुके हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो क्या होता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का जो मुद्दा, जो कि भूगोल का मुद्दा है, उसमें हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं? राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं, भूगोल में क्यों नहीं पढ़ रहे? भूगोल के मुद्दे को राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ना है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार अगर मैं यहां तक की बात कहूं, अब भी लेक्चर 4 तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, मैं मतलब सीधा से इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, पर्यावरण पर सरकारें अपनी जिम्मेदारी दिखा रही है। अभी तक आपने सरकारों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? सरकार के बारे में पढ़ा है कि भैया सरकारें ये मीटिंग करती है, सरकारों ने अर्थ समिट करी, सरकारों ने UNFCCC करा, सरकारों ने क्योटो प्रोटोकॉल करा। इस प्रकार की जो विभिन्न बैठकें हैं, विभिन्न सम्मेलन हैं, उनका आयोजन हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। मतलब अभी तक अगर हम कहें तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, साझी संपत्तियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो वो सरकारें ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। पर हमेशा मेरा एक सवाल पॉलिटिकल साइंस में रहा है, हमेशा मैं बच्चों से पूछता हूं कि जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे देश की, हमारे विश्व की जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम जहां रहते हैं उसको साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें? हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। तो जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में पावन वन प्रांतों के आधार पर जो वन है, जो जंगल है, उनको बचाया जा रहा है, उनको संरक्षित करा जा रहा है, उनको सिक्योर कराया जा रहा है। तो वो तो सरकारों से पहले क्या काम हो रहा है। तो आज हम लोगों को यही जानना है कि सरकारों के अलावा ऐसा क्या हो रहा है जो कि पर्यावरण को बचाने का काम किया जा रहा है। इन सरकारों ने जो बचाने के लिए काम करा, उन्होंने अर्थ समिट करी, अर्थ समिट के बाद अगर अपन लोग देखें, अर्थ समिट कब हुई? 1992 में हुई। क्योटो प्रोटोकॉल देखें,
क्योटो प्रोटोकॉल करा गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब करा गया है बच्चों? 1997 में। एक बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेट आ रही है, ये जो ईयर आ रहे हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर करे? 2002 में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इनको पॉकेट डायरी में अब भी लिख लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, भारत ने उस पर कब साइन करा, अर्थ समिट क्या थी, साझी जिम्मेदारियां कहां अपनाई गई थी, ऐसे जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो पर्यावरण सरकारें क्या कर रही है? अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने की, बचाने का काम कर रही है। पर यह काम सारी सरकारें कर रही है, क्योंकि इन सरकारों का योगदान जरूरी है। क्योंकि जब तक सारे देश की जो सरकारें हैं वो बैठ कर करके एक मंच पर आकर करके तय नहीं करेगी कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, जब तक कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करना, बचाना थोड़ा सा मुश्किल, डिफिकल्ट काम है। क्योंकि सरकारें ही होंगी जो अपने देश में जाएंगी, नियम कानून कायदे बनाएंगी और पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करेगी। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे पहले आपको भूटान का बता रखा था कि भूटान एक बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट करता है कि वहां पे बड़ी ग्रीनरी है, बड़ा फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करके रखा गया कि निशा फॉरेस्ट को कट नहीं किया जा सकता। तो सरकार की नीतियां ही तय करेंगी कि देश में भविष्य में आने वाले समय में पर्यावरण की क्या स्थिति रहेगी। परंतु आज जो बात है वो किसी सरकार की नहीं है, आज बात है लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन की। आपने पूरे भारत में अलग अलग आंदोलन देखे होंगे। आंदोलनों का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं और सरकारों से डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमारी ये मांग है, सरकारें पूरी करें। आपने जाति समुदायों के आंदोलन देखे होंगे, आपने धार्मिक आधार के जो आंदोलन है वो देखे होंगे, आपने महंगाई के विरोध में आप लोगों ने आंदोलन देखेंगे, आपने अलग अलग अन्य प्रकार के आंदोलन देखे होंगे। कहीं ना कहीं आंदोलन जो करे जा रहे हैं, जिस वर्ग के द्वारा करे जा रहे हैं, वो वर्ग अपनी डिमांड फुलफिल करवाने के लिए कर रहा है कि साहब मेरे वर्ग को फायदा हो, इसलिए ये डिमांड सरकार हमारी पूरी करे। तो इसी प्रकार से ये जो पर्यावरण के लिए जो आंदोलन करे जा रहे हैं वो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? पर्यावरण है। ये पर्यावरण के प्रेमी हैं। ये प्रेम किससे करते हैं? पर्यावरण से प्रेम करते हैं। ये किससे प्यार कर रहे हैं? इन्वायरमेंट से प्यार कर रहे हैं कि साहब हमारा इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा जंगल है वो नहीं कटना चाहिए, हमारे पेड़ पौधे जो है वो नहीं कटने चाहिए, ये संरक्षित रहना चाहिए, बचना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सरकार से लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कटाई ना हो, किसी भी प्रकार का कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पेड़ों को, जंगलों को नहीं काटा जाना चाहिए। तो आंदोलन यहाँ पे पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा करे जा रहे हैं। अब ये जो आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक आंदोलन है? अनेकों आंदोलन है। पूरे विश्व के कौन से एरिया में ज्यादा ये आंदोलन हो रहे हैं? भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, इन सब के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए? भारत के आंदोलनों में, भारत के पर्यावरण आंदोलनों में और बाकी विश्व के पर्यावरण आंदोलनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो यह हमें जानना होगा आज के लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे लोग अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं कि साहब पर्यावरण को सरकारें नुकसान ना पहुंचाए, गवर्नमेंट को सरकार जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि लोगों की संगठनों का क्या योगदान है पर्यावरण को बचाने में और उनके क्या प्रभाव हुए हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। कुछ समय पहले आप लोगों ने एक मूवमेंट सुना होगा, सेव सोइल, मैंने पहले भी जिक्र करा होगा, जो कि सदगुरु जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सेव सोइल जो चलाया गया वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बड़ा पूरे विश्व में एक आंदोलन सा चला। भारत के सभी जो लोग हैं वो सेव सोइल के पोस्टर्स लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। विश्व के अलग अलग जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ सदगुरु जी ने मीटिंग करी है और कहा है कि सेव सोइल पर कानून बनाइए। शायद लगभग 100 दिनों में उन्होंने काफी देशों की यात्रा करी मोटरसाइकिल पे और कहा कि सेव सोइल का जो नारा है उसको पहुंचाना है, हमें मिट्टी को बचाना है, क्योंकि मिट्टी सुरक्षित रहेगी, मिट्टी सेफ रहेगी तो अपन सब सेफ है। तो सेव सोइल का नारा दिया गया, सेव सोइल सेव फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम मिट्टी को बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां बची रहेंगी। हम जब ये कहते हैं सतत पोषणीय विकास, तो सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ क्या है कि आने वाली पीढ़ियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, वो भी ऐसा जीवन जी सके जैसा कि हम लोग जी रहे हैं और शायद इससे बेहतर जी सके। इसलिए जरूरी कि हम आज हमारे संसाधनों को बचा कर करके चले। तो इसलिए सेव सोइल का भी एक आंदोलन, एक मूवमेंट सा हमें देखने को मिलता है, जहां पे लोग ये कहते हैं कि साहब
मिट्टी को बचाना है। सरकारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कानून इस प्रकार के बनाए जाए कि मिट्टी बचे, सेव सोइल, हमारे सोइल को जो भी हानिकारक पदार्थ हो रहे हैं वो हानि रुके और सोइल की जो क्वालिटी है वो समय के साथ बेहतरीन हो, वो बढ़े, जिससे कि हमें खाने पीने को सब कुछ बेहतरीन मिलता रहे। तो इस प्रकार से काफी ऐसे आंदोलन हैं जो कि भारत में चले हैं और पूरे विश्व में क्या चले हैं उनको हम देखेंगे। आइए जानते हैं। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है हम उसके बारे में जान चुके हैं। अब पर्यावरण से जो हानि हो रही है, पर्यावरण से क्या क्या हानि हो रही है गुरुदेव? पर्यावरण से हमें हानि हो रही है, एक तो ये जो बोर्ड भैया है ना, ये बोर्ड भैया बड़े परेशान कर देते हैं। बोर्ड पे कभी मेरे स्टूडेंटों को गुस्सा आ गया ना तो देख लेना फिर। ये वैसे भी बच्चे 12th वाले हैं, इनके पास कम समय पढ़ने के लिए, और आप ऐसे परेशान मत करा करो। कभी कभी मार्कर गायब हो जाता है, कभी आप आगे चल पड़ते हो, समझाओ यार बच्चों। ठीक है, नहीं नाराज नाराज हो जाएंगे, देख लेना फिर ऐसे कंप्लेंट कर देंगे वो आपके आगे। वैश्विक तापवृद्धि, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या पर्यावरण हानि की चुनौती हमने देखी है, तो वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं। ओजोन परत में अपक्षय, ओजोन परत में जो नुकसान हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं। ओजोन परत में जो नुकसान हो रहा है वो कर रहा है। तो इस प्रकार की जो घटना है, इन सब की, इन चुनौतियों से, ये चैलेंजेस है हमारे लिए कि साहब अब इनको ठीक करना है, ये हमारे लिए चैलेंजेस है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए, सरकारों ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करें, उसके बारे में हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सरकारें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये हम बड़े अच्छे से विस्तार से और विस्तृत तरीके से अपन लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। अब देखो, अब जो आज का लेक्चर है वो किसके बारे में है? ऐसे लोगों के बारे में है जो पर्यावरण को लेकर के सचेत है, एक्टिव है, जागरूक है कि हाँ साहब हमारे पर्यावरण को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे पर्यावरण को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले तो ये हमारा नुकसान होगा, इतना बड़ा हमें नुकसान देखना पड़ेगा। मतलब जो आज का टॉपिक है वो सरकारों के बारे में नहीं है। सरकार के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से समिट हुए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि भारत का क्या पक्ष है, भारत का पर्यावरण के मसलों को लेकर के क्या पक्ष है, भारत क्या सोचता है पर्यावरण को लेकर करके, भारत की तरफ से ऐसे क्या पेशकदमी हुई है जिससे कि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके, पर्यावरण को मजबूत बनाया जा सके। ये हम लोग जान चुके हैं, बड़े अच्छे से बेहतर तरीके से हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पर आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये है कि सक्रिय पर्यावरण के प्रति जो सचेत कार्य करता है उनके द्वारा कुछ शुरुआत करे गए कदम है, उनकी चर्चा करेंगे। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। अब कुछ तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं कि भाई पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। बाकी कुछ स्थानीय स्तर में मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से है। यहाँ पे जो आपको पृथ्वी दिखाई गई है, मतलब हमने पृथ्वी को संभाल करके रखा और उसको ग्रीनरी के रूप में दिखाया गया है कि साहब वहाँ पे हरियाली होनी चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे ये सब होने चाहिए। किसी भी प्रकार का पूरा नुकसान कर करके हम हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जब पेड़ काटते हैं तो हम पेड़ को नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्योंकि हम अपन को खुद को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। आज पूरे विश्व में जो पर्यावरण आंदोलन है वो सबसे ज्यादा जीवंत है, विविधतापूर्ण है और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। देखो, करा तो समाज के द्वारा ही जा रहा है आंदोलन। इस आंदोलन को जो पर्यावरण के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से आकर तो लोग कर नहीं रहे, इसी आपके और हमारे बीच में रहने वाले समाज के लोग ही कर रहे हैं। तो इसलिए एक बड़ा ताकतवर सामाजिक आंदोलन है। आज सदगुरु जी ने जो मूवमेंट चलाया, जो आंदोलन चलाया, सेव सोइल, आपके हमारे बीच में से व्यक्ति हैं वो, उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट चलाया कि साहब मिट्टी को बचाना है, सोइल को बचाना है। तो सेव सोइल का काम एक आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं। सेव सोइल का उदाहरण मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि अभी 8% में ये चला ही है आंदोलन। काफी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन लोगों से काफी मीटिंगें भी हुई, बच्चों से भी काफी लेटर लिखवाए गए सरकारों को कि साहब है ना सेव सोइल को लेकर करके। तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। अब सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं। देखो, जब समाज जगता है, चेतना का मतलब सामाजिक चेतना, तो हम जागृत हो चुके कि साहब मैं ये सोचता हूं, मैं ऐसा है।
जब समाज की चेतना जगती है कि साहब हमें ऐसा करना चाहिए, उसी से ही कोई राजनीतिक कार्रवाई का नया रूप लेता है। अब आज आप मुझे एक बात बताइए, हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि साहब जो जाति प्रथा है वो बहुत खराब चीज़ है, ये छुआछूत होती है, ये ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ये गलत है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। बना या नहीं बना? लोगों ने आंदोलन करे, विरोध प्रदर्शन करे, उसके बाद सरकारें एक्टिव हुई कि हाँ साहब हमें कानून बनाने चाहिए। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए बात करें तो मुद्दा उठाना, समाज के बीच में से उठा, समाज की चेतना जागृत हुई, समाज ने ये महसूस कराया सरकारों को, राजनीतियों को कि साहब अब इस चीज की जरूरत है समाज को। तो जब सामाजिक प्रकार से समाज की चेतना होती है, जब वो किसी प्रकार के आंदोलन करता है तो वहां से कुछ विचार निकल करके आते हैं, फिर वही विचार क्या है, राजनीतिक कार्रवाई के लिए नए रूप में जन्म लेता है। कि अब यह समाज, जैसे अब भी आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान करा गया है। तो अब वो आरक्षण का प्रावधान करा गया है, वो काफी समय से महिलाओं की डिमांड थी, मतलब समाज की एक डिमांड थी। तो उस समाज की जो डिमांड थी, समाज की मांग थी, अब जब समाज की मांग थी तो उस मांग को पूरा करने के लिए राजनीति के जरिए ही रास्ता निकला, पॉलिटिक्स के जरिए, यहाँ साहब कानून बना देते हैं और महिलाओं को भी जो प्रतिनिधित्व है, जो भागीदारी है वो बढ़ा देते हैं। तो ये कोई भी जो आंदोलन होता है उनसे क्या है, नए विचार निकलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आंदोलनों के नए विचार निकल के आएंगे इन आंदोलनों से कि साहब हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। देखो जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में क्या होता है कि जब वर्ग आवाज उठाता है कि हाँ साहब हमारी ये डिमांड पूरी हो, हमारी ये डिमांड पूरी हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि हाँ साहब एक जो तबका कुछ मांग कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, क्या सच्चाई में उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है? क्या ये बात सत्य है जो इन लोगों के द्वारा मांग करी जा रही है? अगर सत्य है तो इस पर काम होना चाहिए। मतलब एक नया विचार जो है निकल कर के आया कि हाँ साहब ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हमें काम करना चाहिए। तो सरकारों के पास जो मुद्दे निकल करके आते हैं वो समाज के द्वारा निकल के आते हैं। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जैसा समाज चाहता है ना वैसा ही सरकारें करती हैं। सोसाइटी जो चाहेगी वैसा ही करेंगी। आज अगर हम सोसाइटी वाले ये डिमांड करते हैं कि साहब, आज जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे पॉलिटिशियंस है ना जाति के नाम पे लड़ाते हैं, इसके नाम पे लड़ाते हैं, गलत बात है। पॉलिटिशियंस नहीं लड़ाते हैं, बिल्कुल ही नहीं लड़ा रहे पॉलिटिशियंस, क्योंकि हम लोगों में भरा हुआ ही है वो। भाई एक्चुअल में आज मुझे एक बात बताओ, आज एक्स पर्सन है, कोई भी एक्स पर्सन मान लो, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब आज मान लीजिए कि मेरे मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ मान लो डाउट सा है कि नहीं यार वो मेरे पीठ पीछे ना गद्दारी करता है, वो ठीक नहीं है, वो मेरी बुराई करता है और करता है। मेरे मन में उसके लिए डाउट था, संशय था, चाहे वो ऐसा नहीं होगा पर था कभी। तो हल्का सा 2-3 लोगों ने आकर के मुझे बोल दिया अरे देख तेरे मन वो ना वो ऐसा ही करता, सही 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 सही, तो मतलब मेरी उससे लड़ाई कर दी। अब मैं बोलूंगा अरे तुम लोगों ने मेरी उससे लड़ाई करा दी। अरे भाई इन्होंने नहीं कराई, एक्चुअल में तेरे मन में था ही वो बात कि तुझे लड़ने का मौका चाहिए था। यही बात है, पॉलिटिशियंस तो लड़ा रहे हैं, हमारे मन में खुद में है कि साहब मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ। हम खुद लेकर के बैठे इन चीजों को। जब हम खुद ही लेकर करके बैठे तो मौका है उनके पास तो क्या, चलो साहब सोसाइटी में चीज चल रही है तो इसको बड़ा मुद्दा उठाओ। अब आज आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में कोई जाति की बात नहीं करता, पर वहां रंग की बात करते, क्योंकि लोगों के मन में रंग बैठा हुआ है अंदर कि हाँ साहब मेरा रंग जो है, गोरा रंग है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो भाव है वो हमारे अंदर ही तो है ना, हम जैसा चाह रहे वैसा ही तो हो रहा है। जब देश में लोगों के द्वारा मांग हुई कि साहब जाति प्रथाओं में जो छुआछूत है ये खत्म हो, तो संविधान में प्रावधान हुए या नहीं हुए? महिलाओं के लिए अधिकार मिले, प्रावधान हुए या नहीं हुए? जनता ने जो चाहा, समाज ने जो चाहा, वही तो पॉलिटिशियंस ने करा है, और वो उनका काम भी वही है कि वह करे जो जनता चाह रही है। तो आप ये मत कहिए कि नेता लड़ा रहे हैं, एक्चुअल में हम खुद बैठे अंदर से भरे पड़े, वो तो बस एक छोटा सा आपको दे देते कि हाँ 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 ये लो। हमें भी सोचना चाहिए कि यार क्या ये सच्चाई हो सकती है, क्या ये नहीं हो सकती। तो समाज के द्वारा जो भी आंदोलन करा जाता है और करा जाता है, उससे नए नए विचार निकल करके आते हैं कि हाँ साहब ऐसा हो सकता है, तो सरकार फिर वही देखती है कि हाँ साहब ऐसा हो सकता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं और इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो आंदोलन उठते हैं, ये आंदोलन डिमांड करते हैं किसी चीज की। जैसे मैं फिर फॉर एग्जांपल सेव सोइल का लेता हूं।
अब सेव सोइल में सारी डिटेल सदगुरु जी के द्वारा बताई गई कि साहब इतना मिट्टी जो है वो खराब हो चुकी है, इतने में उत्पादकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये वो अलाना फलाना ढिमका, पूरी बात बताएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अब आज हमारी मिट्टी की क्या कंडीशन है, इससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितनी प्रोडक्टिव है या नहीं है, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताएं। तो जब भी कोई आंदोलन निकलता है, आंदोलन उठता है, आंदोलन बनता है, सरकार के सामने उठते हैं, जाते हैं, तो उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अब भविष्य में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो सामूहिक व्यक्तिगत जीवन के लिए और सामूहिक जीवन के लिए ये पता चल जाता है कि आगे के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इन आंदोलनों से, क्योंकि आंदोलन से विचार निकल करके आ रहे हैं और उन विचारों से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि साहब क्या करें और क्या ना करें। यहां कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। यहां अब कुछ उदाहरणों की हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर इन मौजूदा जो पर्यावरण आंदोलन है, इनसे एक मुख्य विशेषता ये पता चलती है उनकी विविधता, उनकी जो डाइवर्सिटी है ना, उस डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग आंदोलनों में जैसे अगर अपन चर्चा करें तो नदियों को बचाने का भी आंदोलन चल रहा है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जंगल को, वनों को बचाने का भी आंदोलन चल रहा है। तो विविधता इन आंदोलनों में है। फिर से तस्वीर, अब एक्चुअल में एनवायरनमेंट से जुड़ी तस्वीर क्या है, हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, तो बार बार में आपको पृथ्वी की तस्वीर ही देखने को मिल रही है। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, जिसे चीले है, ठीक है, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी अफ्रीका मतलब पूरा जो महाद्वीप है, और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। तो दक्षिणी देशों में देखो, जैसे मैक्सिको हो गया, चील हो गया, ब्राजील हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशी पूरा अफ्रीका, और भारत, तो भारत वैसे उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो इनमें वन आंदोलन पर बहुत दबाव है। तो यहाँ पर जो मुख्य आंदोलन हुए वो वन आंदोलन क्यों है? 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। 3 दशक का मतलब है 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है, मतलब पर्यावरण को लेकर के एक्टिव है लोग। कितने सालों से? 30 सालों से, पिछले 30 सालों से। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। अब फिर भी देखो, फिर भी दुनिया में क्या है कि विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। ये तो मतलब भैया वो वाली बात हो गई कि बता दिया कि हाँ साहब ये चीज इतनी नुकसानदायक है, इतनी खतरनाक है, उसके बावजूद भी आप यूज कर रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, अरे यार भाई सिगरेट जो है गलत चीज है, स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है, इस ये जानलेवा है। तो फिर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं वो लोग क्या है, फिर वहां चिंता में ही 1-2 और पी जाते हैं। अरे यार भाई तो ये तो तुमने बड़ी चिंता की बात सुनाई मतलब उसको बताया जा रहा है भाई ये तेरे लिए हानिकारक है, पर फिर भी पी रहा हो। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर बार बार में बताया जा रहा है जंगलों को काटना हानिकारक है, हमारे शरीर को नुकसान है, हमारे पृथ्वी को नुकसान है, हमारे पर्यावरण को नुकसान है, पर उसके बावजूद और भी तेज गति से पर्यावरण कट रहे हैं, क्योंकि विकास करना है, सामाजिक आर्थिक हमें विकास करना है। तो इसके बावजूद भी दुनिया में वनों की कटाई खतरनाक गति से चल रही है। और पिछले दशक में, मतलब पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है, और विश्व के जो सबसे विशालतम वन है, जो सबसे बड़े बड़े वन है, उनका विनाश बढ़ा है, उनको ज्यादा कटाई करी जा रही है, उनको काटा जा रहा है, खत्म करा जा रहा है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। अब जो खनिज है ना, जो खनिज मिनरल है, खनिज वाला उद्योग है, जिससे खनिजों में बहुत चीज़ आ जाती है, धातु आ जाते हैं, धातु भी आ जाते हैं, धातुओं में जैसे सोना चांदी ये सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे जैसे आपको खनिजों की तस्वीर दिखाई है, मेटल्स सब, हर चीज़ मेटल है, लोहा मेटल है आपके लिए, धातु में सोना चांदी है, चूना पत्थर है, धातु में, ये सारे आपके लिए खनिज है। खनिज का चैप्टर आप भूगोल में कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जिन जिन के पास भूगोल होगी वो भी पढ़ ही रहे होंगे, कक्षा 11 में पढ़ा होगा या अभी पढ़ रहे होंगे, पर खनिज का चैप्टर जरूर पढ़ रहे होंगे। तो खनिज उद्योग पृथ्वी पर सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। मतलब अगर खनिजों की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वो है, क्योंकि अब खनिज हमारे एक छोटी से, हम जो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं उस कोलगेट से लेकर करके एरोप्लेन के बनने तक हर चीज में खनिज का प्रयोग हो रहा है। हर चीज में कहीं ना कहीं जो मिनरल है ना, उस मिनरल का प्रयोग हो रहा है। अब ये जो खनिजों का प्रयोग हो रहा है, मतलब इतनी चीजों में जब प्रयोग हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली महत्वपूर्ण है।
ऑटोमेटिकली भाई आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, कहता हूँ आज एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है, वो टीचर 10 जगह पढ़ाने जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो वो बड़ा हस्ती है ना, बड़ी पर्सनैलिटी जिसको 10 जगह बुलाया जा रहा है, वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक पढ़ा रहा है, तो बड़ी पर्सनैलिटी है ना भैया, कि हाँ साहब इतनी ताकत है, सुबह से शाम तक, मतलब फेमस होगा तभी पढ़ा रहा है, मतलब उसकी ज्यादा वैल्यू है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार से खनिज इतनी चीजों में प्रयोग आ रहा है, उसका जरूर इंपॉर्टेंट होगा। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, कि अगर जब आप देखते हैं कि जो अफ्रीका और एशिया के देश आजाद होना शुरू हुए, तो उस आजादी के बाद इन देशों ने कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, कि साहब हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को बंद रखते हैं, जैसे कि भारत ने भी रखा। मैं भारत का उदाहरण देता हूं कि हम हमारी अर्थव्यवस्था को बंद रखते हैं, मतलब बाहर से कोई कंपनी यहां पर आकर के निवेश नहीं करेगी, हम यहां से बाहर कोई सामान ना बेचेंगे और ना खरीदेंगे, बहुत लिमिटेड जो भी होगा सब कुछ लिमिट में होगा, सीमित होगा, उससे ज्यादा अधिक बढ़ करके कुछ भी नहीं होगा। ये बातें थी, हमारे अर्थव्यवस्था को क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। पर 1991 में हमने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ थोड़ा सी बदलाव करे, और वो बदलाव क्या थे, हमने एलपीजी की बात करी। आप लोग पढ़ चुके हो, मुझे पता है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का क्या मतलब था, अब उदार हो चुके हैं। जिस भी प्रकार के जो व्यापार अवरोधक लगा रखे थे कि साहब हम कंपनी को नहीं आने देंगे, व्यापार नहीं करेंगे, इस प्रकार के अवरोधकों को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया कि साहब ये व्यापार अवरोधक अब नहीं रहेंगे, ये व्यापार अवरोधक नहीं रहेंगे, कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई हमारा सामान खरीद सकते हैं, हम बेच सकते हैं, ये सारे काम हो गया, ओपन हो गया। मतलब इस उदारीकरण के कारण क्या हुआ, ये अब जैसे भारत ने करा तो बाकी देशों ने भी करा होगा। तो उदारीकरण के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुके थे। अब ये जो एमएनसीज है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनके लिए जगह बन चुकी थी, इनके लिए जगह खुल चुकी थी कि हाँ साहब अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां जा सकती है और वहां के खनिजों का, वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है। अब खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, तो खनिज तो वो धरती के अंदर होंगे, कहीं पहाड़ों में से निकाले जाएंगे, कहीं और जमीन में से है वहां से निकाले जाएंगे, तो धरती के बाहर निकाला जाता है। इन सब चीजों की प्रक्रिया में रसायनों का, केमिकलों का भरपूर यूज होता है, मतलब खूब सारे केमिकल्स यूज करे जाते हैं। भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है, तो भाई भूमि हो गया, मतलब जो लैंड एरिया है, जल मार्ग है, उन सबको क्या करता है, प्रदूषित कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। देखो कोई भी जो खनिज जो निकलता है ना, उस एक्चुअल फॉर्म में हमें कभी भी नहीं मिलता, वो बड़ा रिफाइंड होता है। सोना जो है ना बेटा, गोल्ड जिस फॉर्म में निकलता है ना, आप देख लोगे ना ऐसे कर दोगा, सर क्या दिखा दिया है ठीक है ना। हर बट वैसे आज सोना सबको अच्छा लगता है, दोनों वाले सोने, ये गले में पहनने वाला सोना भी, ये वाला सोना भी, दोनों ही अच्छे लगते हैं ना ऐसा कोई ऐसा ही नहीं है कि दोनों बेकार लगते हैं। वो वाला सोना भी हो तो हो, वाह वाह, फिर तो उसी सोने को पहन करके मैं सोऊं है ना। ऐसे सपने होंगे आप लोगों के कि ऐसे खूब हाथ अंगुलियों में 4-5 अंगूठियां हो, गले में चेन वेन हो, ऐसा सोए मुझे। जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए कि हाँ बस बेड पे ही खाना है, बेड पे सो, मुझे इच्छा हो तो उठो, नहीं तो कोई मुझे कुछ नहीं बोले, है ना। तो सोना बहुत अच्छा लगता है, पर वो जब निकलता है वहां से तो बड़ा बेकार सा लगता है। तो वो बड़े मतलब रिफाइन होकर करके हम लोगों तक पहुंचते, तो इन सबको निकालने की प्रक्रिया हम तक पहुंचाने, उसमें काफी केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, हमारी भूमि जलमार्ग प्रदूषित हो रही है और स्थानीय जो वनस्पतियां है उनका विनाश हो रहा है। इन सब के कारण काफी जो है विस्थापित होना पड़ता है, समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। जैसे अब आप याद करिए, अपन ने चैप्टर 3 पढ़ा था, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में उड़ीसा की एक कहानी आपको बताई गई थी, जहां पर ये बोला गया था कि साहब वहां पर पूरे विश्व में स्टील की जो है, इस्पात की है बहुत बड़ी डिमांड है, और इसलिए उड़ीसा वाले इलाके में लौह आवश्यक, आयरन और बहुत है, और उसी से हमारा स्टील बनता है। और वहां पे जो आदिवासी समुदाय रहते थे, अब उनकी बड़ी समस्या थी कि उनको कहाँ भेजेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि कंपनियों के साथ साइन तो कर लिए गए, है ना, साइन कर लिया कि हाँ साहब आप बाहर की कंपनी यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट करे और करे। पर अब देखो, जब वहां पे कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ से जो रह रहे हैं, जो लोग, जो आदिवासी समुदाय रह रहा है, उसको तो विस्थापित करना पड़ेगा, उसको तो अपना स्थान, अपनी जगह छोड़नी ही पड़ेगी। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। तो कई बातों के साथ, इन कारणों के कारण पूरे विश्व के भागों में खनिज उद्योग, जो हमारा मिनरल इंडस्ट्री है, उसकी आलोचना, बुराई भी हुई है और विरोध भी हुआ है। इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। तो फिलीपींस एक देश है,
वहां पर काफी समूह और संगठनों ने मिलकर के एक ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का, या जिसको हम एमएनसी कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है बेटा एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में, मतलब एक से अधिक राष्ट्र में जो उत्पादन कर रही हो, उनका उत्पादन पे स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। मतलब इस देश में भी कंट्रोल है, उसमें भी कंट्रोल है, उसमें भी कंट्रोल है, उसमें भी कंट्रोल है, इस प्रकार से। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की, मतलब मेन जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की है। क्या नाम था? वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। इसके खिलाफ क्या चलाया? अभियान चलाया कि साहब ये कंपनी यहाँ पे काम ना करे। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस कंपनी का विरोध जो है ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि एटॉमिक पावर जो है उसके, मतलब उसकी भावनाएं इस कंपनी में काम कर रही है, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदाय जो वहाँ के आदिवासी जो समुदाय है उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया जो आदिवासी जो उनके अधिकार है, उन अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी यहाँ पे ये काम करा गया। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो अब बांध आप जानते हैं, जैसे ये नदी है, तो नदी के पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे बीच में बांध बना दिया गया। अब जो बांध है, इन बांधों को जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि देखो इन बांधों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पहला फायदा। वो पानी इकट्ठा हो रहा है तो हम उसको सिंचाई में, इरिगेशन में भी काम ले सकते हैं। ठीक है, और पूरी मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से चल सकती है। ये सब मैंने 10th में पढ़ा रखा है। तो ये जो बांध है ना, ये बांध क्या करते हैं? नदियों के रास्तों को रोक देते हैं। तो उससे कभी कभार बाढ़ आने की संभावना भी हो जाती है। उसमें जल में जो रहने वाले जीव है उनको भी लिए बड़ी समस्या है। तो ये जो बांध बन रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, वो बांध बनता है एक बहुत बड़े इलाके में बनता है। और जब वो बहुत बड़े इलाके में वो बांध बनता है तो वहां पर रह रहे जो लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ता है, उनको जगह छोड़नी पड़ती है। तो इसलिए काफी जगह बड़े बांधों के खिलाफ भी संघर्ष चल रहा है। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब जो बांध विरोधी आंदोलन हो रहे हैं वो ऐसा देखा जा रहा है कि साहब नदियों को बचाने के लिए आंदोलन है, कि साहब नदी को बचाना है, नदी नहीं तो खराब हो जाएगी, नदी को बचाने के आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ और न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। तो कहा जाता है कि साहब जब बांध बनाया जाए तो इस प्रकार से हो कि नदियां ज्यादा टिकाऊ रह सके, मतलब ठीक रह सके, वो ज्यादा प्रदूषित ना हो, खराब ना हो, और न्याय संगत प्रबंधन मैनेजमेंट हो सके। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। तो 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती में विश्व का पहला जो बांध विरोधी आंदोलन है कहां पे चला है? दक्षिण गोलार्ध में चला है। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। तो सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां पे चला है? ऑस्ट्रेलिया में चला है। पहला बांध विरोधी आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में चला। किस नदी के लिए? फ्रैंकलिन नदी और उसके आसपास के वन को, जंगल को बचाने के लिए। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाले आंदोलन था, बांध विरोधी आंदोलन भी था। तो जंगल को बचाने वाला आंदोलन भी था और बांध के विरोध में भी यह आंदोलन था। यह तस्वीर नदी की। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। परंतु अब भी तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंडोनेशिया, चीन सब सारे के सारे जो कोशिश कर रहे हैं वो बड़े से बड़े बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आज एक आपको थोड़ा सा होमवर्क देके जाता हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि दुनिया का सबसे जो बड़ा बांध है वो कहाँ बना हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा जो बांध है वो कहाँ बना हुआ है? इन्होंने कहा ना बड़े बड़े बांध बनाने की होड़ लगी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा बांध कहाँ बना हुआ है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलन में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भारत में जो बांध विरोधी आंदोलन है, नदियों के हितैषी मतलब नदियों के समर्थन में जो आंदोलन चले हैं, काफी चल रहे हैं। उनमें सबसे जो फेमस है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाओ के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है। तो भारत में जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो अहिंसा पर आधारित है। हिंसा नहीं करी जा रही है, अहिंसा के रास्ते पे, ठीक है, नॉन वायलेंस के रास्ते पर ही डिमांड करी जा रही है कि साहब पर्यावरण को बचाया जाए। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आप सभी के लिए क्लास 12th के कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, तो उनको लीजिए। उनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर कराए जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।